दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और एलटी ग्रेड या फिर आपकी जो कोई भी परीक्षा है उसकी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो ये जीएस का मॉडल पेपर नंबर 11 है। आपको पता ही है कि ये जो सारे प्रश्न हैं ये एलटी ग्रेड के साथ साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर की या फिर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की उसके लिए भी, और इवन अगर आप जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो सारे प्रश्न इन परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी हैं। तो ये जो मॉक टेस्ट है आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स आपने देखा है ना कि विगत कुछ वर्षों से यूपी पीएससी जो है ये आपको चौंकाने के लिए कुछ नए तरीके के प्रश्न लेकर आ रहा है। फिर भी हमने ये प्रयास किया है कि जो भी मॉडल पेपर आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं उनमें से सीधे सीधे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले। इसके लिए हमने क्या किया है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीपीएससी का अपना एक क्वेश्चन बैंक है। आपने देखा होगा कि विगत कई वर्षों में कुछ प्रश्न लगातार रिपीट होते हैं या कुछ ऐसे सेट प्रश्न होते हैं जिस पर नए प्रश्न बना दिए जाते हैं। तो पूरा प्रयास ये किया जा रहा है कि जो ट्रेंड चल रहा है यूपीपीएससी का उसी ट्रेंड पर आपको सारे प्रश्न दिए जाएं ताकि एग्ज़ाम में भी आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो फ्रेंड्स ये है आपका मॉडल पेपर नंबर 11। अब तक 10 मॉडल पेपर मैं आपको दे चुका हूँ और सभी के लिए एक प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्लिक करके आप सभी मॉडल पेपर एक साथ देख सकते हैं, और जिनको जो है ये मॉडल पेपर की पीडीएफ चाहिए वो लोग भी डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। वहाँ पर आपको बताया गया है कि किस प्रकार से ये पीडीएफ आप अपने मोबाइल में प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसको क्योंकि प्रश्न अब ऐसे ही देखने को मिलेंगे आपको। बताइए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बिंदु है, सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैनसन ने हड़प्पा की यात्रा की और अपने लेख का नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नीज में इसका उल्लेख किया था। अब बताओ ये कथन सही है या नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं ना कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी दोस्तों, तो हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में, लेकिन खोज नहीं हुई थी। देखो क्या हुआ था 1921 में, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, उससे कई वर्ष पूर्व 1826 में चार्ल्स मैनसन ने हड़प्पा की यात्रा की थी और अपना एक लेख लिखा था नैरेटिव ऑफ जर्नीज। लेकिन इस लेख को ना लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, यानी कि 1921 से पहले ही 1826 में लगभग 100 साल पहले या यूँ कि 95 ईयर पहले ही चार्ल्स मैनसन जो थे वो हड़प्पा तक पहुंच चुके थे। तो ये कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कथन है कि सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने 1924 में द इलिस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में प्रकाशित अपने लेख में सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया था। तो ध्यान देना कि सिंधु घाटी सभ्यता ये नाम दिया गया है जॉन मार्शल के द्वारा। 1924 में उन्होंने एक लेख लिखा था द इलिस्ट्रेटेड लंदन न्यूज, तो उसमें दिया गया था। दोनों ही कथन आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। तो आपका उत्तर क्या बनेगा, दोनों कथन आपके करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए आपको लाल रंग पसंद है तो ही कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों कथन आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन बताइए कि आमतौर पर भारतीय हिंदू समाज में प्रचलित उत्तराधिकार नियम, यानी कि पिता के मृत्यु के बाद ही पुत्र को उसकी संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, यह कहाँ से प्रेरित है। दाय भाग, मिताक्षरा, मनुस्मृति और प्रतिष्ठा सागर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं ना, दाय भाग के लेखक कौन है। दाय भाग के लेखक हैं जीमूत वाहन। क्या नाम था इनका, जीमूत वाहन। ठीक है, और मिताक्षरा लिखी गई है किसके द्वारा, विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, विज्ञानेश्वर ने लिखा है। मनुस्मृति आप जानते हैं कि मनु के द्वारा लिखी गई है। और प्रतिष्ठा सागर, दान सागर, अद्भुत सागर, आचार्य सागर, सारी किताबें जो हैं बल्लाल सेन के द्वारा लिखी गई हैं। बल्लाल सेन, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना बल्लाल सेन वो कौन सी मूवी आई थी आपकी बाहुबली वाले, ठीक है, वो नहीं है, ये दूसरे बल्लाल सेन है, ये लेखक बल्लाल सेन है। ठीक है, वो बल्लाल देव था। तो दोस्तों फ्रेंड्स, ये जो पिता की मृत्यु के बाद पुत्र ही उसकी संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, ये बात कही है दाय भाग में, यानी कि आपका उत्तर है विकल्प ए। मिताक्षरा में भी एक मिलता जुलता स्टेटमेंट दिया गया है और इसमें ये कहा गया है कि पुत्र के जन्म लेते ही पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार हो जाता है। ये बात मिताक्षरा में कही गई है। ठीक है, तो फिलहाल हमारा जो उत्तर है वो पहला है, यानी कि पहला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और अगर आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है, प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं और लेक्चर से आपको बेनिफिट होता हुआ लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
देखिए यहाँ पर लेखक हैं और पुस्तकों के नाम, इसमें आपको पहचानना है कि एक युग में यहाँ पर गलत है, और मैंने बहुत ही सरल युग में यहाँ पर, यानी कि पूरी उम्मीद है कि इसके बारे में आप इसको पकड़ लेंगे। बहुत कठिन प्रश्न मैंने नहीं बनाया है। देखो, कीर्ति कौमुदी ये किताब किसने लिखी है? सोमेश्वर ने लिखी है, करेक्ट है। बृहद कथा कोश ये किताब हरिश्चंद्र की किताब है, ये भी करेक्ट है। हितोपदेश ये किताब जो है जिनसेन ने नहीं लिखी है। आपको पता है ना कि ये किताब नारायण के द्वारा लिखी गई है, इसके लेखक कौन है? नारायण है। और रामायण मंजरी ये किताब क्षेमेंद्र की है, यानी कि इसका उत्तर है विकल्प सी। इसको आप अच्छे से रट लेना, एग्जाम में बहुत बनेगा। तो एक प्रश्न और बन सकता है कि हितोपदेश का एक फ़ारसी अनुवाद भी हुआ था, ठीक है। तो हितोपदेश का जो फ़ारसी अनुवाद हुआ था दोस्तों, ये किसने करवाया था? तो मुग़ल काल में इसका फ़ारसी अनुवाद हुआ था, ताजुल माली ने किया था। क्या नाम था? हितोपदेश का जो फ़ारसी अनुवाद था किसने किया था? तो ताजुल माली ने किया था, ठीक है। ये बस इतना याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अब यहाँ पर देखिए 3 स्टेटमेंट हैं, आपको पहचानना है कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा आपका गलत है। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, ये तो आप जानते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था, ये भी सही है। 1 और 3 आपके करेक्ट हैं। यह अलाउद्दीन खिलजी के समय भारत आया था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी का समय 1320 में ही समाप्त हो गया था। और जो इब्न बतूता था ना, ये कब आया था? तो दोस्तों आपको पता है, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली से दौलताबाद वाला। अब आप समझ गए होंगे, ये तुगलक वंश का दूसरा शासक था। और इसका शासनकाल 1325 से लेकर 1351 तक रहा था, जबकि खिलजी जो था 1320 में मर चुका था, ठीक है। तो हालांकि इसके पहले मरा था, खिलजी वंश का अंत हो गया था 1320 में, ठीक है, ऐसे समझो इसको। तो 1325 में आया था इब्न बतूता। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। तो आपका 1 और 3 आपका करेक्ट है, जो कि विकल्प शायद सी में दिया गया है, तो ये आपका करेक्ट है, ठीक है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपको बताना ये है कि इसमें कौन से सही हैं। जैसे दीवाने बंदगान की स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ये करेक्ट है। दीवाने अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, ये भी सही है, ठीक है। और मुस्तक राज, दीवाने मुस्तक राज अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापना की थी। तीनों के तीनों आपके सही हैं, यानी कि विकल्प डी आपका यहाँ पर उत्तर बनेगा, ठीक है। अगला देखिए, कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे, ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है। इन्होंने कुरान और वेद दोनों की प्रशंसा की थी दोस्तों। इन्होंने ना दोनों की एक तरीके से आलोचना की थी, और जो बुराइयां थी इसमें उस पर इंडिकेट किया था। और ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ये भी करेक्ट है। तो देखो फ्रेंड्स, कबीर जो थे निराकार निर्गुण ईश्वर को मानते थे, और कुरान और वेद दोनों की प्रशंसा नहीं बल्कि इसकी इन्होंने आलोचना की थी। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी, अब देखो यहाँ पर कबीर के बारे में बात कर लेते हैं। कबीर के बारे में माना जाता है कि वो 120 वर्ष तक जीवित रहे। उनका जन्म जो था वो 1398 में माना जाता है, और डेथ उनकी मानी जाती है 1518 में, ठीक है। और बात करें अगर हम यहाँ पर सिकंदर लोदी के बारे में, तो सिकंदर लोदी का जो शासनकाल है वो माना जाता है कि 17 जुलाई 1489 से लेकर और इसके बाद 1517 तक वो शासक रहा था। तो यहाँ पर जो समकालीन माने जाते हैं सिकंदर लोदी के माने जाते हैं कबीर। तो ये आपका 1 और 3 वाला जो है ये विकल्प आपका करेक्ट है, जो कि विकल्प सी में दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। जो ज्ञानेश्वर थे ये कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? तो राजस्थान के बता रहे हैं, जो कि गलत है। ज्ञानेश्वर जो थे ये दोस्तों महाराष्ट्र से थे। कहाँ से थे? महाराष्ट्र से थे, ठीक है। शंकरदेव असम से थे, ये करेक्ट है। नरसिंह मेहता गुजरात से थे, ये भी सही है। नामदेव महाराष्ट्र से थे, ये भी सही है। यानी कि आपका जो उत्तर है वो विकल्प ए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा एक कथन जो कि सत्य नहीं है? अकबर के समय मुगल प्रधानमंत्री को वकील कहते थे, ये करेक्ट है। बैरम खान ने वजीर के पद पर रहते हुए स्वयं शाही निर्णय लेना स्टार्ट किया था, क्योंकि अकबर की उम्र कम थी, तो बिल्कुल करेक्ट है। और मीर बख्शी राजस्व विभाग का प्रमुख होता था मुगल काल में, ऐसा नहीं था, ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, ठीक है। यानी कि ये जो है ये गलत है, और यही हमारा उत्तर है, ये सत्य नहीं है। मीरे आतिश मूवी आपने देखी है ना, आतिश मतलब गोला बारूद, तो तोपखाने का प्रमुख होता था मीरे आतिश, तो इसको तो आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिल्ली घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
दिल्ली घोषणा पत्र के संदर्भ में यहाँ पर देखिए जो कथन दिए गए हैं, यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद जारी किया गया था। देखो दोस्तों, दिल्ली घोषणा पत्र ये पहला गोलमेज सम्मेलन जब होने वाला था ना, तो उसके पहले जारी किया गया था, विफलता के बाद जारी नहीं किया गया था, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। एग्जैक्टली देखा जाए तो जो 2 नवंबर 1929 को जारी किया गया था दिल्ली घोषणा पत्र, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था कि आगामी पहला गोलमेज सम्मेलन जो होगा उसमें कांग्रेस के लिए गाइडलाइन इसमें जारी की गई थी। दिल्ली घोषणा पत्र में क्या हुआ था कि गोलमेज सम्मेलन में आप लोग जा रहे हैं ना, तो गाइडलाइन ये रहेगी। इसने प्रस्तावित किया कि गोलमेज सम्मेलन को संविधान सभा के रूप में कार्य करना चाहिए, ये बात करेक्ट है, यानी कि दूसरा विकल्प ही केवल आपका उत्तर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रियासतों और सरकार के बीच संबंधों की प्रकृति की जांच करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी समिति स्थापित की गई थी। रियासतों और सरकार के बीच में जो संबंध हैं उनकी प्रकृति जांच करने के लिए बटलर समिति का गठन किया गया था, और ये पहले गोलमेज सम्मेलन से पहले 1928 में किया गया था। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, 1927 में किया गया था, ठीक है, 1927 में किया गया था। और इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि सर्वोच्चता का सिद्धांत सबसे पहले यानी कि सर्वोपरि होना चाहिए। समिति ने यह भी सिफारिश की कि रियासतों को ब्रिटिश भारत में किसी भी भविष्य की भारतीय सरकार को हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि जो रियासतें हैं वो ब्रिटिश सरकार की रियासत बनी रहनी चाहिए, ठीक है भैया, हम छोड़ेंगे नहीं, ये बात कही गई थी। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए आधिकारिक वार्ताकार कौन थे। क्रिप्स मिशन कब आया था, आपको पता है दोस्तों ना कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान संवैधानिक सुधारों की पेशकश करके भारतीय सहयोग प्राप्त करना, ये क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था। और जब ब्रिटिश सरकार ने 1942 में, कब, 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को एक विशेष राजदूत बनाकर भेजा, तब कांग्रेस पार्टी ने उसके साथ प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए एक वार्ता दल का गठन किया था। इसमें जवाहरलाल नेहरू थे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, यानी कि इसका उत्तर विकल्प सी हो गया, ठीक है। अब क्रिप्स मिशन की अस्वीकृति, हालांकि क्या हुआ था कि जो यहाँ पर बातचीत हुई तो क्रिप्स मिशन द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को अस्वीकार किया गया, और इसके बाद ही आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित किस उद्देश्य के लिए लोथियन समिति की नियुक्ति की गई थी। तो देखो बात यहाँ पर हो रही है एक समिति के बारे में जिसका नाम है लोथियन समिति। इसकी नियुक्ति क्यों की गई थी, तो देखो यहाँ पर ब्रिटिश शिक्षा में सुधार के लिए किया गया था, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। सेना में सुधार से कोई मतलब नहीं था। ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा में सुधार, इससे भी नहीं संबंधित था। एग्जैक्टली लोथियन समिति ये संबंधित है दोस्तों चुनाव सुधारों से, ठीक है, ध्यान देना। लोथियन समिति अगर एग्जाम में आ जाएगा तो ये संबंधित है किससे, चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध निम्नलिखित विद्रोहों पर विचार कीजिए। वेल्लोर, अहोम और संथाल विद्रोह, तो जितने भी विद्रोह हुए हैं कोशिश करिए एक पन्ने पर लिख लीजिए, बार बार उसे पढ़िए ताकि सारे विद्रोह आपको रट जाएं। यहाँ से एक आध प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। जैसे कि वेल्लोर का विद्रोह दोस्तों ये हुआ था कब, 1800 में हुआ था। अहोम का विद्रोह भी 1800 में हुआ था। संथाल का विद्रोह भी 1800 में हुआ था। 28 साल का पहला हुआ था 1808 में, ठीक है, और दूसरा हुआ था इसके 20 साल के बाद यानी कि 1828 में, और तीसरा हुआ था कब हुआ था, तो ये 1856 में हुआ था। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि एक 28 साल का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है और ये 20 साल का डिफरेंस आ रहा है। तो इस प्रकार से, और क्रम यही रहेगा 1 2 3। वेल्लोर विद्रोह जो था दोस्तों ये आपको बताना चाहेंगे कि 1806 में हुआ था। यह विद्रोह भारतीय सिपाहियों द्वारा बड़े पैमाने पर हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण था। हालांकि ये विद्रोह एक दिन में ही समाप्त कर दिया गया था। अहोम विद्रोह, अहोम जनजाति पाई जाती है असम में, तो ये विद्रोह असम में हुआ था। और यह विद्रोह पहले आंग्ल बर्मा युद्ध के पश्चात ब्रिटिश विलय के विरोध का परिणाम था। गोमधर कुंवर का नाम इससे जुड़ता है अहोम विद्रोह से। एक गोमधर कुंवर, ये नाम इससे कनेक्ट होता है, ठीक है। और संथाल विद्रोह का नाम सिद्धू और कान्हू, ये आप याद रखिएगा। तो इसका उत्तर है विकल्प ए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो यहाँ पर आपको गेस करना है क्योंकि आपको यहाँ पर पहेली दी गई है, आपको मतलब बूझना है कि कौन से वो व्यक्ति हो सकते हैं।
तो ये एक समाज सुधारक थे। ठीक है, पहला तो क्लू मिल गया आपको कि ये एक समाज सुधारक थे। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के घनिष्ठ सहयोगी थे, मतलब लगभग मित्र जैसे थे। और तो चलो एक क्लू आपको दे दिया गया, 2 मिल गया आपको ना। चलो दूसरा है भारतीय स्वशासन के पुरजोर समर्थक थे, तीसरा क्लू मिल गया। भारतीयों और अंग्रेजों के बीच की खाई को पाटने का कार्य कर रहे थे, तो ये थे दीनबंधु एंड्रूज। अब आप उत्तर तक पहुंच गए होंगे, ये है विकल्प डी, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जमनालाल बजाज ने कांग्रेस की सदस्यता स्वीकार की थी और कई वर्षों तक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। करेक्ट है। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और आर.डी. टाटा ने 1920 के दशक में बॉम्बे में एक असहयोग विरोधी संघ का समर्थन किया था। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों आपके करेक्ट हैं, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, नरबली प्रथा भारत में हार्डिंग प्रथम के समय में 1844-45 में समाप्त हुई। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कैंपबेल की नियुक्ति की गई थी। पहला कथन आपका, जी हाँ, ये पहला कथन आपका करेक्ट है। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से नेटिव मैरिज एक्ट, जिसे ब्रह्म मैरिज एक्ट भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल जानसूर के समय में पारित हुआ था। तो देखो यहाँ पर ना, यहाँ तक का स्टेटमेंट सही है। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से नेटिव मैरिज एक्ट, जिसे ब्रह्म मैरिज एक्ट कहा जाता है, ये पारित हुआ था। लेकिन उस समय गवर्नर जनरल जानसूर नहीं थे। गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना, नॉर्थब्रुक। अगर यहाँ पर उत्तर में जानसूर जगह नॉर्थब्रुक होता तो आपका जो दूसरा विकल्प है ये भी आपका सही हो जाता, लेकिन फिलहाल तो केवल एक आपका सही है, उत्तर बनेगा ए। ठीक है, तो नॉर्थब्रुक अगर होता तो ये सही होता। जानसूर के नाम भी एक बड़ी उपलब्धि है। शिशुवध प्रथा को इन्होंने समाप्त किया था, जो कि राजपूतों और बंगालियों में प्रचलित थी, उसको इन्होंने समाप्त किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि एटक का पहला विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हो गया। ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय हुए थे। यहाँ तक ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा वाला भी आपका करेक्ट है। लेकिन ये सम्मेलन वाराणसी में हुआ था, ये बात गलत हो गई। अगर यहाँ पर होता बम्बई, तब जाके ये आपका सही होता। यानी कि दूसरा कथन तो एक लाइन की वजह से गलत हो गया, पहला ही केवल सही है। केवल एक आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने वायसराय हार्डिंग की हत्या का षड्यंत्र रचा था, जो कालांतर में गिरफ्तारी से बचने के लिए विदेश भाग गए थे? ठीक है, तो आपको पता है ना कि 23 दिसंबर 1912 को क्या हुआ था। ये तारीख तो रटी हुई होगी आपकी। 23 दिसंबर 1912 को क्या हुआ था, तो कलकत्ता से दिल्ली के लिए राजधानी हस्तांतरित की गई थी। उस समय लॉर्ड हार्डिंग अपने परिवार और ब्रिटेन के शाही राजवंश के साथ एक लंबे जुलूस में समारोह पूर्वक दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, और उसी समय रास बिहारी बोस ने उन पर बम फेंका था। तो इसमें हार्डिंग घायल हो गया था, हालांकि मरा नहीं। रास बिहारी बोस बचने के लिए जापान भाग गए थे। तो इसका उत्तर है विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आंदोलन 1920 के आरंभ में उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में हुआ था, जो कि एक कृषक विद्रोह था। ठीक है, और इस आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासिस ने किया था। अब आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एकता आंदोलन के बारे में, जिसे एका आंदोलन के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो ये बात हो रही है एका आंदोलन के बारे में। तो इसमें विकल्प क्या है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रजामंडल आंदोलन ने रियासतों के लोकतंत्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। प्रजामंडल आंदोलन ने रियासतों के लोकतंत्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलनों को प्रत्यक्ष नेतृत्व और वित्तीय सहायता दी। तो यहाँ पर समर्थन मिला था, लेकिन प्रत्यक्ष नेतृत्व भी नहीं दिया था और पैसा वैसा भी नहीं दिया था। यानी कि दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, केवल एक आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो 20 का ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द मूल रूप से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं था? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों आपको गणराज्य मिल जाएगा, लोकतांत्रिक मिल जाएगा, संप्रभु मिल जाएगा, धर्मनिरपेक्ष नहीं मिलेगा। तो धर्मनिरपेक्ष दोस्तों क्या था, ये जब आपका 42वां और 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें इसे एंट्री मिली थी। तो एग्जैक्टली 42वें में मिली थी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1976 में हुआ था। इसको आप अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में। ये संविधान में संहिताबद्ध हैं। तो जो संसदीय विशेषाधिकार है दोस्तों, कह रहे हैं कि ये संविधान में
संविधान में संहिताबद्ध हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। संसदीय विशेषाधिकार संहिताबद्ध नहीं है, वे कानूनों, मिसलों और परंपराओं पर आधारित हैं। हालांकि ये विशेषाधिकार संसद के समुचित कामकाज के लिए आवश्यक हैं और विशेषाधिकार का कोई भी उल्लंघन संबंधित सदन द्वारा दंडनीय है। तो 2 और 3 आपका यहाँ पर सही है, यानी कि जो ये क्वेश्चन है इसका उत्तर बनेगा विकल्प ए। देखो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस लेक्चर को वॉच किया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से वीडियो थोड़ा सा चल जाता है तो हमें भी अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन है अभिकथन ए, भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ तक कि लोकसभा के विघटन से संबंधित मामलों में भी। तो अगर मंत्रिपरिषद न कहे तो लोकसभा का विघटन भी राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। अनुच्छेद 74(1) को 42वें और 44वें संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था ताकि राष्ट्रपति को स्पष्ट रूप से मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य किया जा सके। तो ए और आर जो हैं दोनों बिल्कुल आपके करेक्ट हैं, ठीक है। और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है, तो उत्तर बनेगा विकल्प ए, ठीक है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है जिसका उत्तर आपको पता होगा। अनुच्छेद 32 के बारे में यहाँ पर बातचीत की जा रही है। नेक्स्ट है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो डीपीएसपी प्रकृति में न्याय संगत हैं, ये बात कही जा रही है कि जो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत हैं वो प्रकृति में न्याय संगत हैं। दोस्तों, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ध्यान दीजिएगा इसको कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डीपीएसपी गैर न्याय संगत हैं, यानी कि कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है। इन्हें लिया गया है आर्य संविधान से, ये आपका सही है। कल्याणकारी राज्य के विचार को बढ़ावा देते हैं, ये भी सही है। 2 और 3 आपका करेक्ट है, लेकिन 1 जो है आपका सही नहीं है। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, रट लीजिएगा, एग्जाम में आएगा, हो सकता है आपसे गलत हो जाए। गलत मत कीजिएगा क्योंकि एक अंक से आजकल चयन रुक रहा है। भारत का सीएजी सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाली निजी कंपनियों के खातों को ऑडिट कर सकता है, ये सही बात है। संविधान का अनुच्छेद 149 राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित होने पर सीएजी को किसी भी निकाय या प्राधिकरण को ऑडिट करने का अधिकार देता है। देखो फ्रेंड्स, बात ये है कि आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। तो इसका उत्तर बनेगा बी। हालांकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो दल बदल विरोधी कानून दोस्तों आपको पता है ना कि ये 10वीं अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में है। और जो 10वीं अनुसूची थी दोस्तों, इसे 52वां संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था, कब हुआ था ये, तो 1985 में हुआ था, के द्वारा इसे शामिल किया गया था। तो आपका उत्तर है विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 370 के बारे में अब यहाँ पर देखिए 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसने जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा दिया। इसे 2019 में राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से निरस्त कर दिया गया था। संसद के पास 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के लिए कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं थी। ये बात नहीं है, शक्ति थी लेकिन सीमित थी। 1 और 2 आपका सही है, तो 1 और 2 आपके करेक्ट हैं। 28 का ए आपका करेक्ट है, ये याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। आपको पता है ना कि ये स्टेटमेंट गलत तो है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको पता है कि राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करता है, ये आपका सही है, यानी कि ए आपका गलत है, आर आपका सही है। तो मतलब उत्तर बनेगा विकल्प सी, ठीक है। भारत के वित्त आयोग के बारे में कह रहे हैं। पहला स्टेटमेंट है कि वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक अर्थ न्यायिक संवैधानिक निकाय है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। और कह रहे हैं कि राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद वित्त आयोग की सिफारिशें स्वतः बाध्यकारी हो जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वित्त आयोग को भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान की सिफारिश करने का अधिकार है, ये करेक्ट है। तो 1 और 3 दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट है, जो कि दिया गया है विकल्प बी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में। तो जो आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसके बारे में बात की जा रही है। ये कब आया था, 1992 में आया था।
इसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया था दोस्तों, ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रदान की है, ये भी सही है। ये जम्मू कश्मीर सहित सभी राज्यों पर लागू, ये भी सही है। यानी कि 1, 2, 3 सभी लागू हैं, तो तीनों आपके सही हैं। और जम्मू कश्मीर में यह पहले लागू नहीं था, लेकिन 2019 के बाद जब यह एक यूटी बन गया है तो अब यहाँ पर भी ये लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन है कि भारत राज्यों का संघ है, ये सही बात है। राज्यों ने केंद्र को अधिकार दिया है, राज्यों ने केंद्र को अधिकार तो दोस्तों बिल्कुल नहीं दिया है। ए सही है, आर गलत है। तो ए सही है और आर गलत है, तो इसका उत्तर है विकल्प डी। देखो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जैसे कि संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ बताता है, कारण राज्यों ने केंद्र को अधिकार दिया है, तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि राज्यों का संघ भले ही है लेकिन भारत अमेरिका की तरह संघीय राज्य नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न है, अब इसका उत्तर मैं ज़रूर उम्मीद करूंगा कि आप ज़रूर देंगे, क्योंकि आपने अभी तक लेक्चर को ज्वाइन किया है, तो बिल्कुल आपको इसका उत्तर दे दीजिएगा। ठीक है। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में कौन है? बिहार, असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब मैं आपको एक यहाँ पर हिंट दे देता हूँ कि ये एक ऐसा स्टेट है जो कि यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। ठीक है। और बोस नाम के यहाँ पर, यानी कि जो यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, उनका टाइटल नेम बोस है। अब आप इसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो फटाफट इसका आंसर करिए। और देखो फ्रेंड्स, अगर आपको करंट अफेयर की PDF चाहिए ना पूरे साल की, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और अभी तक जो ये 11 लेक्चर हो चुके हैं आपके मॉडल पेपर के, अगर इनकी पूरी PDF चाहिए, साथ ही साथ जो आपकी थियरी की क्लास चल रही है उसकी भी PDF चाहिए, तो आप चाहें तो हमारा जो पेड ग्रुप है ना उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल कास्ट है, इसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको जो भी यहाँ पर मॉक टेस्ट करवाए जाते हैं उसकी PDF आपको दे दी जाती है, और साथ ही साथ जो थियरी की क्लास चलती है वो भी, और भी कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं तो आपसे शेयर की जाती हैं। ठीक है, तो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो है जाके पढ़ लीजिएगा। थैंक यू। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।